देख रहे हैं नेशन व्यू बीना त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं इस वक्त की हर उस बड़ी खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। खबरों के हर पक्ष और पहलू से कराएंगे आपको रूबरू, ताकि आप खबरों पर बना सके अपनी सटीक और निष्पक्ष राय। सबसे पहले बात आज करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे के बीच राष्ट्रगान के अपमान की। बजट सत्र का पहला ही दिन था। विपक्ष और सरकार के बीच नुरा कुश्ती में किस तरह से ये दिन तब्दील हो गया, बजट की चर्चा तो किसी ने की ही नहीं। कुर्सियां टूटी, हंगामा हुआ, लेकिन सबसे दुखद रहा राष्ट्रगान का अपमान। बीजेपी और पीडीपी का आरोप है कि हो हंगामे पर उतारू विपक्ष राष्ट्रगान का सम्मान तक भूल गया और राष्ट्रगान शुरू होने के दौरान भी हंगामा करना जारी रखा। आखिर किस तरह की शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें आई आज जम्मू कश्मीर से, देखिए जरा। हंगामा, हंगामा और बस हंगामा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन की तस्वीर कुछ यही रही। जॉइंट सेशन के दौरान राज्यपाल का संबोधन कांग्रेस और एनसी के शोर शराबे में गुम हो गया। राज्यपाल अपना भाषण तक नहीं पढ़ सके, लेकिन शोर शराबे के बीच सबसे बड़ा सवाल उठा है राष्ट्रगान के अपमान का। बीजेपी और पीडीपी ने आरोप लगाया कि हंगामे के बीच विपक्ष को राष्ट्रगान का भी ख्याल नहीं आया और राष्ट्रगान बजने के दौरान भी उनकी ओर से हंगामा किया जाता रहा, जिसके बाद राज्यपाल को वापस लौटना पड़ा। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जब गवर्नर साहब का एड्रेस समाप्त होता है उस वक्त जब राष्ट्रगान बजता है, नेशनल एंथम बजा, उस वक्त कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने राष्ट्रगान का अपमान किया। वो बिल्कुल सीधे सावधान की स्थिति में खड़े नहीं हुए, हंगामा करते रहे। नहीं होना चाहिए था। और इन लोगों को, जिनमें काफ़ी सीनियर लीडर्स हैं, कोई 5-5, 6-6 बार असेंबली में आए हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, और जिनके तहत अब एक अलायंस बन गया है कांग्रेस और एनसी का, और बाकी भी उनके साथ हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए था। वैसे हंगामे की शुरुआत तो गवर्नर के असेंबली में पहुंचने से पहले ही शुरू हो गई। जॉइंट सेशन के दौरान कांग्रेस और एनसी सिटिंग अरेंजमेंट से खफा थे, जिस पर शोर शराबा शुरू हो गया। और इसी बीच जब राज्यपाल असेंबली में पहुंचे तो पैलेट गन और जम्मू कश्मीर के हालात पर विपक्ष की नारेबाजी तेज हो गई और यह हंगामा तब भी जारी रहा जब राष्ट्रगान की धुन बजी। वो नेशनल एंथम बजाना शुरू हो गया तो हम उसके यानी उसके हक में तो खड़े हो गए। और हमने लास्ट पर भी अगर उसको अधूरे छोड़कर जाना था तो उसको चाहिए था कि नेशनल एंथम बजाए, ये इसकी ड्यूटी थी। राष्ट्रगान के अपमान पर सियासत जारी है। एक और कांग्रेस एनसी सरकार को जिम्मेदार बता रही है तो दूसरी ओर पीडीपी बीजेपी विपक्ष को। जम्मू कश्मीर असेंबली में हंगामा कोई नई बात नहीं है, लेकिन गवर्नर के संबोधन के दौरान विपक्ष के इस हंगामे को किसी भी सूरत में जायज करार नहीं दिया जा सकता। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। दरअसल आइए आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि आखिर राष्ट्रगान को लेकर क्या कुछ नियम कायदे हमारे संविधान में जो हैं वो लिखे हुए हैं। यहाँ हम आपको बताते चलें कि राष्ट्रगान को लेकर नियम कायदे क्या कहते हैं। राष्ट्रगान का किसी तरह का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। राष्ट्रगान का कोई नाटकीय इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। राष्ट्रगान को किसी मनोरंजन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। राष्ट्रगान का कोई हिस्सा किसी वस्तु पर नहीं छापा जा सकता। राष्ट्रगान को उन जगहों पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता जहां उसके असम्मान की आशंका हो। सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने के पहले राष्ट्रगान बजाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। जब कभी भी राष्ट्रगान का गायन या वादन हो तो सावधान की मुद्रा में खड़े रहना जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के मुताबिक अगर कोई राष्ट्रगान में विघ्न डालता है या किसी को राष्ट्रगान गाने से रोकने की कोशिश करता है तो उसे 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस दंगल की जो समाजवादी पार्टी में मचा हुआ है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी पैचअप होता है, फिर ब्रेकअप होता है। पार्टी अजीब से दोराहे पर खड़ी हुई नजर आ रही है। अखिलेश और शिवपाल की जंग पर मुलायम की भी नहीं चल पा रही है। लड़ाई अब दिल्ली तक आ पहुंची। दंगल अब सिंबल पर जा अटका है। हालात ऐसे बन गए हैं जैसे सियासी लड़ाई में समाजवादी पार्टी को विरोधियों की तो अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर सिंबल जब्त होता है तो नुकसान तो दोनों का ही है। अभी तो फिलहाल पार्टी अपनों से ही दो हाथ करने में पूरी ताकत खपाती हुई नजर आ रही है। चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी पर, चुनाव चिन्ह है हमारे तस्कर पर। सर आपने अधिवेशन कैंसिल कर दिया, नेताजी क्या
मैंने इलेक्शन कमीशन को पहले लिख दिया। नेताजी इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिस पार्टी को बनाया, जिसे खून पसीने से सींचा, अब एक बार फिर उसी के सिंबल पर दंगल है। ये समाजवादियों के सबसे बड़े कुनबे का संग्राम है। घराने के घमासान में पार्टी की मुख्तारी को लेकर जंग चल रही है। अखिलेश मानने को तैयार नहीं और मुलायम छोड़ने को तैयार नहीं। साइकिल किसकी, ये फैसला अब चुनाव आयोग को करना है। अपनी अर्जी के साथ मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन अखिलेश खेमा इस कवायद को बेवजह मान रहा है। नहीं, अब कोई घमाना आसान नहीं चला। 90% पार्टी के लोग भी मुख्यमंत्री के साथ हैं और कल सबने मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार कर लिया, नेताजी को संरक्षक स्वीकार कर लिया। तो अब घमासान करेंगे कुछ लोग जो जनता में है ही नहीं, वो घमासान शब्द को इस्तेमाल कराने का काम कर रहे हैं और उनको खुद जनता अपनी हैसियत में ला देगी। बताया जा रहा है कि मंगलवार को चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर राम गोपाल भी सिंबल पर अपनी दावेदारी ठोकेंगे। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग टूटकर अलग हुई पार्टी को नोटिस देगा, उनसे सबूत मांगे जाएंगे, कोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें 4-5 महीने तक का वक्त लग सकता है, लेकिन चूंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए जल्दबाजी में फैसला लेने की बजाय सिंबल फ्रीज भी किया जा सकता है। मुमकिन है कि दोनों को अस्थायी सिंबल दे दिया जाए, लेकिन दोनों पार्टियों को अपना नाम खुद चुनना होगा, जिस पर चुनाव आयोग मुहर लगाएगा। मौजूदा सिंबल है उसको फ्रीज कर देते हैं, दोनों पार्टी यूज नहीं कर पाएंगी और एक एडहॉक सिंबल दोनों फैक्शन को दे दिया जाएगा और दोनों फैक्शन को का एक एडहॉक नाम भी हो जाएगा। एक्स और वाई, समाजवादी पार्टी एक्स एंड समाज पार्टी वाई, और जो भी नाम वो देना चाहेंगे, यही एक सोल्यूशन मुझे तो देखने में आता है। जाहिर है फैसला आसान नहीं, लेकिन चुनाव से पहले समाजवादियों की जंग से विरोधियों के चेहरे पर मुस्कान जरूर तैर रही होगी। अब पूरा मामला रामगोपाल यादव और चुनाव आयोग के बीच होने वाली मुलाकात पर टिका है, जिसके बाद चुनाव आयोग का ये फैसला आएगा कि इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में कौन साइकिल पर सवार होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो साइकिल तो फिलहाल पंचर नजर आती है, लेकिन इस बीच विरोधी जो हैं जमकर चुनावी समर की तैयारियों में जुट गए हैं और यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एक तीर से कई सवाल दागे। यूपी के विकास से लेकर समाजवादी पार्टी में मची कलह के बहाने विरोधियों को कटघरे में ला खड़ा किया। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में पीएम ने आज रैली की। इस रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी चुनावों के लिए हुंकार तो भर ही दी। वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं काला दान हटाओ। यूपी के सियासी अखाड़े में पीएम मोदी ने हल्ला बोला। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में बीजेपी की परिवर्तन रैली के मंच से पीएम मोदी ने एक एक करके सभी विरोधियों को खरी खोटी सुनाई, तो साथ ही नोटबंदी, काले धन और करप्शन के खिलाफ अपनी लड़ाई का खम भी ठोका। मोदी पैसा ले ले तो भी वो परेशान, और मोदी गरीबों को पैसे दे दे तो भी परेशान। इनकी परेशानी भाइयों बहनों इस बात की है कि इनकी कुर्सियां हिल रही हैं, कुर्सियां हिल रही है। यूपी के विकास को लेकर पीएम मोदी विरोधियों पर जमकर बरसे। मुद्दा बीजेपी के 14 साल के वनवास का नहीं है, मुद्दा 14 साल के लिए उत्तर प्रदेश में विकास का वनवास हो गया है। रैली के मंच से पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी की आपसी लड़ाई के बहाने तंज कसा। जो पूरी पार्टी परिवार के उसमें लपट गई है, क्या वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे क्या? भाइयों बहनों, आज एक तरफ पैसे बचाने वाली पार्टी, एक तरफ परिवार में उलझी पार्टी, एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आई है। यूपी में बीजेपी 14 साल से सत्ता से बाहर है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद बीजेपी की उम्मीदें परवान चढ़ चुकी है। यूपी की जंग जीतकर वो हर हाल में लखनऊ की सत्ता पर काबिज होने की कवायद में जुटी है। नितिन उपाध्याय, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली। सुबह के शिफ्ट में ड्यूटी पर पहुंचे और उसके थोड़ी देर बाद ही उन्होंने खुदकुशी कर ली। अब पुलिस हेड कांस्टेबल चांदपाल की मौत की वजह का पता लगाने में जुटी है कि आखिर ऐसी वजह क्या रही। सुप्रीम कोर्ट परिसर में हेड कांस्टेबल का सुसाइड।
इंसाफ के दर पर की खुदकुशी, सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट परिसर में गोली चलने से सनसनी मच गई। आवाज सुनकर लोग पहुंचे तो वहां हेड कांस्टेबल चांदपाल खून से लथपथ पड़े थे और पास में उनकी सर्विस रिवॉल्वर गिरी हुई थी। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 8:15 बजे हेड कांस्टेबल चांदपाल ने खुदकुशी की। सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा में तैनात एक हेड कांस्टेबल ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आज सुबह ये अपनी ड्यूटी पर आए थे और उसके बाद जब पिकेट पे अपनी ड्यूटी पे बैठे हुए थे, उनके साथ कोई नहीं था। अचानक गोली चलने की आवाज आई। जब उनके साथी वहां पर पहुंचे तब देखा कि खून में लथपथ हेड कांस्टेबल चांदपाल जमीन पर पड़े हुए हैं। सर्विस रिवॉल्वर से ही गोली चली थी। यूपी के रहने वाले हेड कांस्टेबल चांदपाल 1991 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे। अप्रैल 2014 से उनकी ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा में थी। जब यह घटना हुई उससे कुछ देर पहले ही वो ड्यूटी पर लौटे थे। अब पुलिस हेड कांस्टेबल की मौत की वजह का पता लगाने में जुटी है। ये टाइम से ड्यूटी आए और इन्होंने अपना ड्यूटी पॉइंट पे ड्यूटी ज्वाइन किया और उसके बाद ये चले गए एक वहाँ से जहाँ इनकी ड्यूटी थी, एक जी गेट है, तो क्राइम टीम वहाँ उसको चेक करने के बाद बॉडी को भेजा गया हॉस्पिटल और हम लोग प्रोब कर रहे हैं कि इसका कॉज क्या है। हेड कांस्टेबल ने घर से आने के करीब 1.25 घंटे बाद ऐसा कदम क्यों उठाया? आखिर ऐसी क्या वजह रही कि चांदपाल ने खुद को गोली मार ली? हेड कांस्टेबल की खुदकुशी के बाद ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली से रुमान उल्ला खान के साथ टीम न्यूज नेशन। और आज बीसीसीआई के बॉस अनुराग ठाकुर को बर्खास्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और कड़ा फैसला लिया। ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को उनके पद से हटा दिया और उसके साथ ही बीसीसीआई में नए बॉस की तलाश भी शुरू हो गई। कुछ दिन लगेंगे लेकिन बदलाव की दिशा में कोर्ट का जो फैसला है ये अपने आप में बड़ा कदम है। बीसीसीआई पर चली सुप्रीम कोर्ट की तलवार। बोर्ड के अध्यक्ष पद से बर्खास्त हुए अनुराग ठाकुर। अब ठाकुर पर चलेगा अवमानना का केस। देश की सर्वोच्च अदालत ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बीसीसीआई के प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर और बोर्ड के सचिव अजय शिर्के को उनके पद से हटा दिया है। It's the victory for the game of the cricket and it will flourish. Don't worry about that. Administrators come, administrators go. But ultimately it is for the benefit of the game and game will flourish, I'm very sure. मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, जो किसी भी भारतीय को करना चाहिए। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को लगता है कि बीसीसीआई रिटायर्ड न्यायाधीशों की निगरानी में बेहतर कर सकता है तो मैं अपनी शुभकामनाएं उनको देता हूं। मुझे यकीन है भारतीय क्रिकेट उनके मार्गदर्शन में अच्छी तरह काम करेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि बोर्ड के वो सभी अधिकारी जो लोढ़ा पैनल की सिफारिशें मानने से मना करते हैं उन्हें भी जाना होगा। कोर्ट ने बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम सुझाने के लिए सीनियर वकील फली नरीमन और गोपाल सुब्रमण्यम की 2 मेंबर वाली कमेटी बनाई है। इस केस की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। वहीं अनुराग ठाकुर पर अवमानना का केस भी चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उसके ऑर्डर के बाद भी लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें बीसीसीआई में लागू नहीं करने के लिए ठाकुर और अजय शिर्के जिम्मेदार हैं। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अगुवाई वाली बेंच ने अनुराग ठाकुर से पूछा कि आखिर उनके खिलाफ केस क्यों न चलाया जाए। कोर्ट लगातार बोर्ड को लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का आदेश दे रहा था, लेकिन बीसीसीआई कभी भी इन सिफारिशों को लागू करने के लिए गंभीर नहीं दिखी और आखिरकार कोर्ट को कड़ा कदम उठाना पड़ा। अब बीसीसीआई के सामने भी संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि बोर्ड को नए सिरे से अपने अधिकारियों का चयन करना होगा, जो मौजूदा हालात को देखते हुए आसान नहीं रहने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को कई बार सख्त चेतावनी दी, राज्य संघों को दिए जाने वाले फंड तक पर रोक लगा दी, लेकिन बीसीसीआई बार बार राज्य संघों की आड़ लेकर जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर अमल करने से गुरेज करता रहा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने आज वो फैसला ले ही लिया, जिसके चलते अनुराग ठाकुर को जहां अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है, वहीं दूसरी ओर अदालत की अवमानना के आरोप में जेल जाने का खतरा भी उन पर मंडराने लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्य के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। कई पुलिस वालों की बेरहमी की वजह से खाकी पर सवाल कई बार उठे हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कैसे मुंबई पुलिस ने एक बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। उनके अकेलेपन में साथी बन रही है मुंबई पुलिस, उनका हमदर्द बन रही है। उम्र के 82 बसंत देख चुकी ललिता सुब्रमण्यम के लिए ये मौका खास है।
कहने को तो इनकी 2 औलादें हैं, एक बेटा और एक बेटी, लेकिन बच्चे विदेश में नौकरी कर रहे हैं और ललिता यहाँ अकेले मुंबई में रह रही हैं। एक ओर अकेलेपन का साया है और दूसरी ओर चोर लुटेरों का डर। लेकिन ललिता को जरा भी खौफ नहीं, क्योंकि उनके साथ खड़े हैं ये खाकी वाले। माटुंगा थाने के पुलिस वाले न सिर्फ आड़े वक्त में मददगार बने हैं, बल्कि इसी तरह उनका जन्मदिन भी मनाते हैं। रिश्ता इतना अटूट बन चुका है कि पुलिस वालों के लिए ललिता मम्मी है। बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत बच्चों है, भगवान दिया बच्चों बहुत है, उन लोग के वास्ते मैं भी तकलीफ लेने को तैयार है। ललिता सुब्रमण्यम को जब भी जरूरत होती है वो फौरन मुंबई पुलिस का नंबर डायल करती हैं और पुलिस वाले इनकी मदद को दौड़े चले आते हैं। 25 साल से मम्मी को जो भी गरज लगती है, बैंक में पैसा डालना है, मेडिकल से दवाई लाना है, या मेडिकल इमरजेंसी में किसी को बुलाना है, या कोई भी दूसरा मम्मी का काम हो, ये हमारे कर्मचारी खुद बैंक में जाके, मंदिर में जाके ये अपनी माँ समझ के उनका काम करती है। मुंबई पुलिस की इस पहल से ललिता के चेहरे की खोई मुस्कान लौट आई है। उनका अपने बच्चों के दूर होने का एहसास कम हो गया है। अपने घर में अकेली रहने वाली सीनियर सिटीजन्स को हमेशा ही चोर बदमाश अपना सॉफ्ट टारगेट समझते हैं, लेकिन जिस तरह से ललिता सुब्रमण्यम के जन्मदिन पर मुंबई पुलिस ने उनके अकेलेपन को दूर किया है, ये कहीं ना कहीं उन चोर बदमाशों को एक संदेश दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। तो इस बुजुर्ग को जन्मदिन का तोहफा दिया मुंबई पुलिस ने, वहीं कुदरत ने तोहफा दिया हिमाचल और उत्तराखंड घूमने आए पर्यटकों को। जी हां, हिमाचल के नरकंडा और उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी हुई तो सैलानियों की तो मानो मौज ही आ गई। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, क्या घर, क्या पेड़ और क्या पहाड़, हर चीज सफेद नजर आ रही है। आसमान से बर्फ की बारिश हो रही है, काली सड़क बर्फ से सफेद नजर आ रही है। ये खूबसूरत नजारा है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 75 किलोमीटर दूर नरकंडा का, जहां नए साल के पहले दिन से ही कुदरत मेहरबान हुई है। पहाड़ों की रानी बर्फ की सफेद चादर में ढक गई है। नया साल मनाने हिमाचल घूमने आए सैलानियों के चेहरे उस वक्त खिल गए जब बर्फ की फुहार गिरने लगी। आसमान से गिरती बर्फ के बीच सैलानियों ने खूब मस्ती की। मौसम विभाग के मुताबिक कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के कुछ इलाकों में भी बर्फबारी हुई है और आने वाले कुछ दिनों में कुछ और इलाकों में बर्फबारी का यह सिलसिला जारी रह सकता है। उत्तराखंड में भी पहाड़ बर्फ से ढक गए हैं। चमोली जिले में न्यू ईयर पर भारी बर्फबारी हुई है। आसमान से गिरती बर्फ की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। सड़क पर बर्फ जमी होने से गाड़ी चलाने में लोगों को काफी दिक्कत हुई। वहीं सैलानियों के लिए तो मानो कुदरत ने नए साल का तोहफा दिया है। बर्फबारी के बीच पर्यटकों ने जमकर मस्ती की। बहुत ऑसम फीलिंग आ रही है और यहाँ न्यू ईयर से मना के मतलब आके और साल बन गया। And I'm feeling very much happy. बहुत ही बढ़िया स्नोफॉल हो रहा है। आज सुबह ही पहुंचे हम यहाँ पे और पहुंचते ही हैवी स्नोफॉल चालू हो गया। जैसा आप देख रहे हैं पूरी वादी घट गई है। बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट आई है। शीतलहर चलने से ठंड भी बढ़ गई है। टीम न्यूज नेशन। और अब बात आज की अच्छी खबर की, किस तरह से पीने के पानी का एटीएम लगाकर एनडीएमसी ने दिया तोहफा। पियो प्योर जियो श्योर, ये स्लोगन दिया है एनडीएमसी ने और इसके लिए की गई है एक अच्छी पहल। दिल्ली सरकार ने एनडीएमसी के साथ मिलकर दिल्ली के लोगों को नए साल में एक तोहफा दिया है। दिल्ली में 40 जगहों पर पीने के पानी का एटीएम लगाया गया है, जिससे आरओ का साफ सुथरा पानी मिल सकेगा। पीने के पानी की कीमत भी काफी कम रखी गई है। 2 रुपए में 300 ml पानी, 5 रुपए में 500 ml पानी, 10 रुपए में 1 लीटर और 20 रुपए में 20 लीटर पानी। वहाँ पर वाटर एटीएम्स लगा दिए हैं, यानी कि आपको 5 रुपए में 1 लीटर बिल्कुल स्वच्छ पानी मिलेगा और उसकी हमारी गारंटी भी होगी कि उसको पीने से आपको कोई बीमारी नहीं होगी। लोग एनडीएमसी के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं। भी जो राह चलता व्यक्ति है उसको भी जो पानी है सस्ते दाम पे अवेलेबल है और प्योरीफायर पानी है और आने वाले टाइम में गर्मियों में भी पब्लिक इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकती है।
पानी के एटीएम के साथ ही हेलो डिजिटल हेल्थ क्लिनिक की भी शुरुआत की गई है, जिसमें ब्लड प्रेशर, पल्स, ब्लड ग्लूकोज, ईसीजी, बॉडी टेम्परेचर की जांच कराई जा सकती है। और ये सभी टेस्ट 10 रुपए से लेके 100 रुपए के बीच में सभी टेस्ट हो जाते हैं। एनडीएमसी के मुताबिक स्मार्ट टॉयलेट और स्मार्ट वाटर एटीएम की तादाद अभी और बढ़ाई जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके। दीपक त्यागी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो ये थी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर हर पहलू के साथ नेशन न्यूज में।